नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं एचटेट 2023 के लिए जो पाठ्यक्रम है वो शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो है हम सबसे पहले करने वाले हैं जो है हिंदी करेंगे, ठीक है। और हिंदी के जो टॉपिक है आप मिस मत करना, क्योंकि हिंदी एक गणित की तरह है, जैसे उसमें बीच में से अगर कोई टॉपिक छूट गया तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, आगे उसमें परेशानी आएगी टॉपिक को समझने में। तो इसलिए हम शुरू कर रहे हैं एचटेट के लिए हिंदी। और बता दें कि हिंदी जो है वो आपके कितने नंबर की आती है, तो आपके एचटेट में जो है ये कुल जो है वो 15 अंक की आती है। इसके अलावा आप जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें भी ये व्याकरण के क्वेश्चन जो बहुत सारे आते हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हिंदी क्या है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है, ठीक है। हिंदी क्या है? एक भाषा है, ठीक है। और अगर बात करें इस भाषा की, तो भाषाएं जो है भारत में जो है कुल संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, जो संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यानी 8वीं अनुसूची में प्रश्न आता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो उसमें जो है कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। यानी 22 भाषाओं को भाषा के तौर पर, भारतीय भाषा के तौर पर जो है उनको मान्यता दी गई है, 22 भाषाएं, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। जब बात आई है तो सबसे पहले बात आती है कि भाषा है क्या। तो भाषा एक्चुअल में क्या है? एक विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। क्या है? आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाषा, ठीक है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। इसके अलावा अगर बात करें ये माध्यम जो है कितने प्रकार का हो सकता है, तो ये प्रकार का हो सकता है 3। ये जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला मौखिक, दूसरा होता है लिखित, और तीसरा सांकेतिक। अब देखिए पेपर में जो प्रश्न जो है वो डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, यानी भाषा कितने प्रकार से होते हैं। तो 3 प्रकार से, यानी कि जो मानक तौर पर तो 3 प्रकार, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक जो मुंह से बोलकर जो विचारों के आदान प्रदान किए जाते हैं वो लिखित, जो लिखित माध्यम से। और तीसरा जो है वो सांकेतिक। सांकेतिक यानी जिसमें संकेतों के माध्यम से समझाया जाता है। तो ये जैसे ये कह सकते हैं जो गूंगे बहरे व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो है इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं भाषा की। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, प्रश्न आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये प्रश्न जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है? तो सबसे छोटी इकाई जो है वो किसको कहते हैं? वो होती है आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ठीक है। अब वर्ण को हम क्या कहते हैं? वर्ण का जो उच्चारित रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण का उच्चारित रूप उसको क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, यानी कि उसका लिखित रूप है तो क्या है? वो वर्ण है, और उच्चारित रूप में क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अब देखिए वर्ण जो होते हैं, अब भाषा बनती कैसे है, भाषा कैसे बनेगी? तो भाषा की जो निर्माण की प्रक्रिया उसमें है कि वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि होता है सबसे पहला कदम। वर्ण या ध्वनि, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? इन वर्ण या ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। और ये शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो पद बन जाते हैं। और इनसे क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य से क्या होता है? वाक्य से बनता है साहित्य। साहित्य या जो भी हम लिखते हैं तो वो वाक्यों से मिलकर बनता है। तो इनका क्रम जो है, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, तो क्रम क्या रहता है कि सबसे पहले आती है ध्वनि, उसके बाद में शब्द और वाक्य। अब देखिए शब्द में और पद में अंतर है, ये बात ध्यान रखना। शब्द में और पद में अंतर है। अगर एक एक यूज हो रहे हैं तो वो क्या है? शब्द है। जैसे मैं यहां पर कहूं राम, तो यहां पर राम क्या है? एकमात्र शब्द है।
यानी जिसका अर्थ हो निकलता हो, एक वर्णों की सार्थक इकाई जो शब्द होती है। तो यहाँ पर राम शब्द जो है वो एक शब्द है। लेकिन जब इस राम को हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे कि राम वन गए, तो अब ये क्या हो गया, अब ये वाक्य बन गया। और वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं। अब राम यहाँ पर क्या है, अब राम यहाँ पर कहलाएगा पद। वन जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा, वन कहलाएगा पद। गए जो है ये क्या कहलाएगा, पद। यानी कि पद और शब्द में फर्क होता है। स्वतंत्र रूप में वो क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और वर्ण की बात कर रहे थे। वर्ण जो है उसको अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, अ जमा क्षर, यानी इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से हो सकती है। ए का अर्थ है रहित और क्षर का अर्थ है जिसका क्षरण नहीं होता। यानी जिसका क्षरण नहीं होता, यानी जो और जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या कह सकते हैं, हम उसको अक्षर कह सकते हैं, अक्षर कहते हैं, वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, अब वर्ण के भेद की बात करें, वर्ण की बात आती है तो वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी भाषा की। वो भले ही हिंदी है, भले ही अंग्रेजी है या दूसरी भाषा है, तो सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के भेद होते हैं दो। पहला भेद होता है आपका स्वर और दूसरा भेद होता है आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब बात करेंगे स्वर की, क्योंकि यहां से जो है डायरेक्ट केवीएस की परीक्षाओं में, टीचिंग की जितनी भी परीक्षा है वहां पर डायरेक्ट जो है प्रश्न आते हैं। मैं आपको बताऊंगा जहां जहां से प्रश्न पूछे गए हैं और मुख्य प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। तो स्वर जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो स्वर कुछ होते हैं मूल स्वर। मूल स्वर होते हैं। इन मूल स्वरों का आगे हम करेंगे कि मूल स्वर से मुख्य स्वर कैसे बनेंगे। मूल स्वर होते हैं हिंदी में चार। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है अ, ई, उ और री। ये चार जो है वो मूल स्वर होते हैं। यानी आपसे ये डायरेक्ट जो है एचटेट के अंदर 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो अगर आप हिंदी में बात करें तो चार होते हैं, और संस्कृत में बात करेंगे तो प्लस में एक और हो जाएगा, ये हो जाएंगे पांच। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में जो है चार स्वर हैं। अब मूल स्वर क्यों कहा गया है, क्योंकि वास्तव में ये चार ही होते हैं, बाकी इन्हीं से बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, वो आपके यहां से जब ये चीजें सीखेंगे तो आपके आगे संधि में काम आएंगी। वो संधि में भी काम आएंगी कैसे, कि जो हर्ष, ये इनसे क्या बना, ये दीर्घ। ठीक है, आ बन गया। इसी प्रकार से हर्ष इकार से क्या बनेगा, दीर्घ। इसी प्रकार से इन दोनों से मिलकर क्या बना। ठीक है, अब देखो आपके सामने कितने आ गए। मैं यहां से देख लेता हूं कि आपके थे आ, ई और उ। सॉरी, ये पीछे में कहां कर दिया मैंने, ए, ई, उ और री। ये आपके चार हो गए। इसके बाद में इनका दीर्घ रूप आ, ये दीर्घ ई, दीर्घ उ, तीन हमारे बन गए। यानी कि कुल मिलाकर के अब तक जो हमने देख लिए कि कितने बन गए, हमारे 7 बन चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये थे हमारे ए और ई। ये काम आएंगे आपके। ए और ई से क्या बना, आपका बना ए। ए और ई से क्या बना, ए बन गया। और ये ए जो है वो क्या है, वो आपका आएगा संयुक्त में। देखिए हमने जो पिछला देखा था कि ये चार जो है वो क्या है, मूल स्वर हैं। ये तीन जो है वो क्या है, ये आपके दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। ये आपके दीर्घ स्वर है। और इसके बाद में जो आगे आ रहे हैं, जमा ए जमा ई से ये ए बन गया। ठीक है, और ए जमा उ से ओ बन गया। ये जो आपके आ रहे हैं ये क्या बनेंगे, इसी प्रकार से आप इसी का जो है ये आई बनेगा और इसका जो है वो औ बनेगा। ठीक है, और वो भी कैसे बनेंगे मैं थोड़ा सा इनका भी आपको बता देता हूं, ताकि आपको जब संधि सीखेंगे तो आपको दिक्कत ना आए। ये कैसे बनेंगे, ये इस प्रकार
प्रकार से बनेंगे कि ए जमा ए से क्या बनेगा आपका आई बनेगा, और ए जमा ओ से क्या बनेगा आपका ओ बनेगा। ये ठीक है। तो हमने देखा था कि ये यहां पर देखिए कि ये 4 मूल स्वर थे, 3 दीर्घ स्वर थे, और उसके बाद में जो है ये आपके 4 हैं, ये क्या कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं संयुक्त स्वर। कौन से होते हैं, ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो अब देखिए इनकी संख्या का निर्धारण कर लेते हैं कि कुल कितने स्वर होते हैं। तो देखिए आपके मूल स्वर कुल संख्या 4, फिर आपके दीर्घ स्वर इनकी संख्या कितनी 3, इसके बाद में आपके संयुक्त स्वर यानी 2 अलग अलग प्रकृति के स्वरों से मिलकर बने हैं, वो क्या है, वो संयुक्त स्वर 4, यानी 7 4 और 3 7 और 4 11। तो कुल संख्या कितनी होगी स्वरों की, कुल संख्या होगी 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वरों की कुल संख्या 11 है। ठीक है, तो यहां से हमारे प्रश्न देखिए कितने क्लियर हो जाते हैं। मैं आप प्रश्नों के चलता हूं कि यहां से जो है प्रश्न बन सकते हैं वो कौन कौन से। तो प्रश्न पहला ये बन सकता है कि भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को दी गई है। इन 22 भाषाओं को मान्यता किस अनुसूची में दी गई है, तो वो 8वीं अनुसूची में दी गई है। इसके अलावा अगला प्रश्न बनता है कि विचारों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, तो विचारों के आदान प्रदान को कहा जाता है भाषा। भाषा के कितने भेद हैं, तो वो 3 हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, अगला प्रश्न यहां से बन सकता है कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है वर्ण। और वर्ण, दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि वर्ण के उच्चारित रूप को क्या कहते हैं, तो वर्ण के उच्चारित रूप को हम कहते हैं ध्वनि। ठीक है, इसके बाद जो इनका क्रम दिया हो सकता है कि भाषा का जो है क्रम किस प्रकार होता है, भाषा में निर्माण का क्रम कैसे होता है, तो वर्ण या ध्वनि सबसे पहले, उसके बाद में शब्द होता है और उसके बाद में वाक्य होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। और फिर जो है शब्द और पद में अंतर भी पूछा जा सकता है। शब्द जब वो स्वतंत्र रूप में होता है तब शब्द कहलाता है, और वही अगर वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका पद बन जाता है। ठीक है, अगला देखिए आगे प्रश्न कौन से बनते हैं। अक्षर, अक्षर जो है वो क्या है, जिसका चरण नहीं होता। और फिर वापिस आते हैं वर्ण पर, तो वर्ण के भेद, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वरों की संख्या हमने डिसाइड कर ली कितनी है, कुल संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या 11 है। मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं, और दीर्घ स्वर कितनी है, 3 है, और इसके अलावा संयुक्त स्वर कितने हैं, तो वो 4 हैं। और कौन कौन से हैं और किस प्रकार से बने हैं, ये सारा आपके संधि के टॉपिक में भी काम आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के स्वरों की बात होगी हमारी कितने हैं, 11। अब बात करते हैं व्यंजन। अब व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन की संख्या जो है निर्धारित करेंगे बाद में, पहले देखेंगे कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले होता आपका क वर्ग, फिर होता आपका च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी ये 5 जो हैं वो वर्ग होते हैं। और वर्ग कैसे कि क वर्ग में कितने 5 शब्द हैं, क, ख, ग, घ और ङ। ध्यान रखना यहां पर ये जो है बहुत बड़ा प्रश्न है, एचटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये वर्ण जो हमने प्रयोग किया यहाँ पर, ये व्यंजन जो है वो अंग है। एक तो होता है अंग और एक होता है ड। अब दोनों में फर्क है। ये जो है ये आपका आता है क वर्ग में, ये कहां आता है क वर्ग में, लेकिन ये कहां आता है, ये आपका ट वर्ग में आएगा। ये ट वर्ग में आता है, जहां आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। ये अंग है, इसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या होगा, वो नासिका होता है और कंठ होता है। लेकिन अड़, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और वो कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखने वाली बात ये थी। इसके बाद आगे देखिए, च वर्ग में क्या है, च, छ, ज, झ और ञ। ट वर्ग में ट,
5 है इस साइड से, और यहां से देखेंगे तो 5 ही है, यानी 5 × 5। ये कह सकते हैं कि 5 × 5, यानी ये क्या है 25। ये जो 25 है ये क्या है, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये 25 के 25 आपके कहलाते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, स्पर्श। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। यानी कि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। ठीक है, तो 25 तो हमारे ये हो गए। अब वर्णमाला में आगे जानते हैं आप कि आगे कौन से आते हैं, तो आगे आते हैं आपके य, र, ल और व। ये जो 4 हैं ये स्पर्श के अंत में आते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अंतस्थ। इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ। ठीक है, इसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण है, केवीएस में ये प्रश्न आया था, और इस प्रश्न का प्रकृति कैसी थी वो मैं आपको बताऊंगा यहां से, और आप भी सोचेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, और आया हुआ है। तो ये जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन। और इन ऊष्म व्यंजनों को क्या कहते हैं, इनको संघर्षी भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको संघर्षी भी कहते हैं। अब देखिए क्या आया था, केवीएस में एक क्वेश्चन आया था, इन श का क्रम दिया था, तीनों श का क्रम दिया था कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो ध्यान रखे, पहले ये तालव्य सकार, फिर मूर्धन्य सकार, और फिर जो है ये सकार आता है आपका दंत्य, यानी श, स और स। ये जो है आपके तीनों का क्रम ये रहता है, और ये तीनों का क्रम आपसे वहां केवीएस में एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये पुरानी परीक्षा में, तो ध्यान रहे कि ये इनका क्रम ये होता है। ठीक है, तो देखिए स्पर्श व्यंजन 25 थे, अंतस्थ की संख्या 4 है, और ऊष्म की संख्या 4 है, यानी 25 और 4 29 और 4 33, कुल कितने हो गए, 33 हो गए। ठीक है, तो हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। इसके अलावा देखिए मैं जो बात कर रहा था कि एक तो ये होता है नीचे बिंदी वाला, और एक होता है ये, इसमें भी ये नीचे लगा होता है, नुक्ता बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये इसके ऑब्लिक में यहां आता है, जिसको ड के बाद ड बोला जाता है, और ढ के बाद ढ बोला जाता है, ये यहां पर आएंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे जिसके नुक्ता लगा है, नुक्ता तो जैसे ज है यहां पर होता है, इसको ये फर्क है, ये भी बताऊंगा मैं आपको क्या है। ठीक है, और यहां पर जो नीचे बिंदु है जिसके, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, ये दो जो है आपके, इनको हम कहते हैं उत्क्षिप्त। ये भी एचटेट के अंदर पूछा गया था, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन दो हैं, कौन सा, अड़ और ढ। ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए हाँ, इसके अलावा आपने पढ़े कि स्पर्श की संख्या होती है 25, अंतस्थ की संख्या होती है 4, और ऊष्म की संख्या होती है 4। इसके अलावा देखिए आपके और होते हैं क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये 4 जो होते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, और ये कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब इन संयुक्त व्यंजन को हम क्या है, मूल संख्या में नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि क्षय जो बना है इसकी प्रकृति देख लीजिए कैसे बना, इसमें जो है वो आधा क और पूरा जो है ये मूर्धन्य सकार आता है, तब बनता है। ठीक है, तो ये क और क्षय से क्षय बना। ठीक है, तो ये क पहले आ चुका, क्षय पहले आ चुका है। इसी प्रकार त्रय जो है वो कैसे बना, इसमें तय जो है वो आधा है, और रय जो है वो पूरा है,
तो ये तय से रह से त्रय बना, ठीक है। तो ये दोनों भी पहले आ चुके हैं, इसलिए इनको नहीं गिनेंगे। और ये पूछा था एग्जाम में, गे जो किससे बनता है, स्टेट में पूछा था, तो इसमें होता है आपका एक जय और जमा ये, आधा जय और पूरा ये से बनता है जय। वैसे इसका उच्चारण जो है वो शुद्ध होता है जय, लेकिन हम क्या है इसको गे बोलते हैं ना, तो जय ज्ञान नहीं होता है, वैसे गे ज्ञान नहीं बोलते इसको। तो ये जय प्लस ये से बनता है जय, ठीक है। तो ये आपका, और आगे जो आपका है ये श और जमा ये पूरा रे से क्या बनता है, ये बनता है श्रय, ठीक है। तो ये आपके चार जो हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं, इनको इसलिए नहीं गिनते क्योंकि इनके अंदर जो प्रयुक्त हुए हैं वो सारे के सारे व्यंजन पहले आ चुके हैं। तो यानी कि आपकी इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जिनका कुछ अलग नामकरण होता है, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे रे है, रे को हम क्या कहते हैं, ये आता है लुंठित, लुढ़कता हुआ या प्रकंपित, क्या आता है, प्रकंपित, ठीक है। लुंठित या प्रकंपित या कंपित व्यंजन भी इसको कहते हैं, क्योंकि जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो जीवा में कंपन होती है, इसलिए रे को लुंठित या प्रकंपित भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो लय है, लय को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा जाता है, इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, पार्श्विक व्यंजन वाला, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके कुछ और होते हैं, और वो कौन से होते हैं, एक होता आपका विसर्ग होता है, ठीक है, और एक आपका अनुस्वार होता है। यानी कि विसर्ग और अनुस्वार, अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है, सीधी बिंदी लगती है, ये तो होती है अनुस्वार, ठीक है। और इसके ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अनुनासिक, उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक, ठीक है। तो देखिए ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये दोनों का योग ना तो किसके साथ है, ना तो इनका योग स्वर के साथ है, ना इनका योग जो है वो व्यंजन के साथ है। इसलिए क्या है, ये अयोग, यानी इनका योग नहीं है और उसका वाहन कहते हैं, वहन करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अयोगवाह। विसर्ग और अनुस्वार जो है इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। यानी ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, इनको अलग ही श्रेणी में रखा गया है। तो ये था आपका जो मूल, जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो है सारे। और यहां से आपके कुछ और चीजें हैं, जैसे यह और वह, इनको हम क्या कहते हैं, हिंदी में इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये आप कहां सीखेंगे, अर्ध स्वर जो है ये संधि में आएगा आपका, क्योंकि ई के स्थान पर यह होगा और उ के स्थान पर वह होगा। तो ई और उ जो है वो स्वर होते हैं, और यहाँ पर जो है यह और वह जो है उन्हीं के जगह पर आएंगे, तो ये आधे स्वर का भी काम करते, तो इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है संघर्षी का, बात कर लिया हमने कि संघर्षी होते हैं सकार वाले स, तीनों श जो है वो संघर्षी में आते हैं। इसके अलावा जो है एक होते हैं स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श संघर्षी भी होते हैं। और स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके च, छ, ज और झ। इन चारों को किस कैटेगरी में रखा जाता है, इन चारों को स्पर्श संघर्षी की कैटेगरी में, स्पर्श संघर्षी की श्रेणी में भी इनको रखा जाता है। तो ये आपके इसमें आ जाते हैं स्पर्श और संघर्षी वाले में, ठीक है। तो ये आपका था, यहाँ से एक वर्ण विचार का कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, और इसमें जो है आपके टोटल यहाँ तक हमने कर लिया, मूल स्वर आ गए, स्वरों की संख्या आ गई, इसके बाद में व्यंजन था। तो व्यंजन में आपके क्या वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। देखिए एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ये सारी चीजें आपको क्रम से, ये सारे के सारे क्रम से पता होना चाहिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान में ये सारी की सारी चीजें जो है वो बड़े काम की चीजें हैं, इनके क्रम से अगर याद रखेंगे तो आप उच्चारण स्थान वाला प्रश्न जो परीक्षा में आता है उसको आप नहीं लॉस करेंगे, वो आपका अच्छे से हो जाएगा अगर ये क्रम आपको अच्छे से याद है तो, ठीक है। तो ये आपको, ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन है,
और 4 आपके अंतस्थ हैं, 4 जो है ऊष्म व्यंजन है, तो कुल मिलाकर के 33 हो जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या जो है वो बढ़ भी जाती है, जैसे 2 ये हो गए। इसके अलावा जो है आपके क्या होते हैं, ये जो है ज फ, इस प्रकार के भी आपके ये होते हैं जो कि आपके विदेशी भाषाओं से रिलेटेड हैं, उर्दू फारसी भाषाओं से। ये नुक्ता जिसके नीचे लिखा है जैसे ये है ना, इनका उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है। इसका उच्चारण होता है ज, इसका उच्चारण होता है फ, है ना, फ। एक होता है फैफल, एक होता है फक्र, फ होता है ये। तो इनका थोड़ा सा उच्चारण जो है वो अलग होता है, ये नुक्ता नीचे इसके लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और वही चीजें मैंने आपको बताई जो पहले की पूर्व की परीक्षाओं में ये चीजें आ चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। और चैनल पर अगर पहली बार हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।